कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप पहला पार्ट देख रहे हैं और अपने इस प्रोग्राम में जो भी आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होती है उसी से संबंधित वीडियो बनाता हूं और आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। आपकी क्वेरी का मैं आंसर देता हूं। अगर इस प्रोग्राम के बारे में और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, वहां से जाके वीडियो देखिए और इस प्रोग्राम के बारे में और अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए, कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का पहले पार्ट का हम लोग पहला सवाल लेते हैं। जो सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं ये मनीषा यादव के द्वारा पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा है, सर मुझे भी सेक्शन 10 और 13(1)(b) का सेक्शन लगा है, क्या है यह मुझे बताएं। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मेरे सेक्शन का ग्राउंड क्या है। अब देखिए, इसमें इन्होंने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले इनके पूछने का मतलब है इन धारा में क्या प्रोविज़न किया गया है। तो देखिए, सेक्शन 10 और सेक्शन 13(1)(b) मतलब आप डिवोर्स से संबंधित कुछ बात कर रही हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित धारा है। तो ऐसे में देखिए, जो सेक्शन 10 है इसमें जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविज़न किया गया है और सेक्शन 13(1)(b) में डिजर्शन के आधार पे जो डिवोर्स लिया जाता है, यानी अगर आपका साथी 2 या 2 से अधिक वर्षों से बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रहता है, तो इसलिए यह एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाया गया है। इस आधार पे आपका साथी आपसे डिवोर्स ले सकता है, तो इसका प्रोविज़न किया गया है। तो सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन है और सेक्शन 13(1)(b) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिजर्शन के आधार पे डिवोर्स का ग्राउंड बनाया गया है। अब देखिए, अगर आपको डिवोर्स नहीं लेना है तो ऐसे में आपके पति ने अगर डिवोर्स का केस कर दिया है, जुडिशियल सेपरेशन का केस कर दिया है, तो इसमें उन्होंने आधार बनाया होगा कि इस आधार पे मुझे अपनी पत्नी से जुडिशियल सेपरेशन चाहिए या डिवोर्स चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट में जाइए, आप हाजिर होइए और डिफेंड करिए केस में। आप अपना पक्ष रखिए और साबित करिए कि आपके पति गलत बातें बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रही हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो पति ने डिवोर्स का केस किया है वो खारिज हो जाएगा और आपको डिवोर्स नहीं लेना पड़ेगा, पति को डिवोर्स नहीं मिलेगा। अब चलिए, अपना हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब ये जो सवाल पूछा गया है वो AKS के द्वारा पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा है कि 498A कंप्लेंट केस जिसमें FIR नहीं होता, उसके लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ता है क्या। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 498A का जब केस हो जाता है, उसमें जब आप कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि समझौता हो जाए, तो ऐसे में उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या होती है और इसी समस्या के समाधान के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा है कि 498A का जो अपराध है इसे समझौता किए जाने योग्य बना दिया जाए, जिससे लोगों को हाई कोर्ट ना आना पड़े, समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इनका क्वेश्चन यही है कि क्या जब कंप्लेंट केस होता है उसमें भी अगर समझौता करना हो तो भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा क्या। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। कैसे भी अगर आपके ऊपर 498A का चार्ज लग जाता है तो ऐसे में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहीं से समझौता हो सकता है। अगर आप लोअर कोर्ट में सिर्फ समझौता पत्र बना के डाल देती हैं तो आपका केस ख़त्म नहीं होता है, ऐसे ही आपका केस चलता रहता है। तो जब भी 498A में समझौता आपको करना हो तो ऐसे में आपको उसे जड़ से समाप्त करा देना चाहिए। हाई कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ से परमिशन लेके केस को जड़ से ख़त्म करा देना चाहिए। अन्यथा ऐसे आप हाई कोर्ट नहीं जाते हैं और लोअर कोर्ट में ही समझौता पत्र बना के डाल देती हैं और आप सोचते हैं कि केस ख़त्म हो गया, तो वो केस ख़त्म नहीं होता है, केस चलता ही रहता है। अब हम तीसरे कमेंट में आते हैं जिसमें जौहर रहमान ने हमें कमेंट किया है, नाइस सर, थैंक यू जी। अब अपने अगले कमेंट पे चलते हैं जिसे काजल यादव ने पूछा है, सर 3 मंथ के बाद भी अगर प्रतिवादी को कोर्ट से नोटिस जाता है और वो फिर भी जवाब नहीं देता है और उसे बार बार नोटिस भेजने पर जवाब नहीं आता है, तो इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए, कैसा केस है इस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका सिविल केस है तो ऐसे में अगर प्रतिवादी को नोटिस जाता है, नोटिस का तामील हो जाता है, वो जवाब नहीं देता है, तो ऐसे में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए
क्रिमिनल केस है, उसे सम्मन जा रहा है, उसके बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उसके खिलाफ वारंट जारी करता है कोर्ट। तो ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई सिविल केस किया है, ऐसे में मान लीजिए आपने सेक्शन 9 का केस किया है, सेक्शन 13 का डिवोर्स के लिए केस किया है, तो ऐसे में उसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग किया जाएगा। आपने 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए केस किया है, तो ऐसे में भी उसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग किया जाएगा। अगर आपने 498A का केस किया है, तो ऐसे में उसमें वारंट निकलेगा, क्योंकि यह क्रिमिनल केस होता है। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट पे पढ़ते हैं। ये इस कमेंट को सुशील सहगल ने पूछा है हमसे। 212 केस में भी कोई रहता है। अब ये कमेंट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या रहता है, समझ नहीं पा रहे हैं इन्होंने क्या पूछा है, तो इस कमेंट को हम छोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी आप लोग कमेंट करिए तो उसे अच्छी तरह से पूछिए, जिससे मैं समझ जाऊं कि आप क्या पूछ रहे हैं, तभी मैं उसका सही से जवाब दे पाऊंगा। सुशील सेंघल ने थैंक्स बोला है। जी थैंक्स आपको भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। इंजीनियर AK यादव ने कमेंट किया है, सर ये जजमेंट हमने देखा है, इसमें 498A को कंपाउंडेबल करने के लिए बोला है स्टेट गवर्नमेंट को। जी हाँ, 498A का जो अपराध होता है वो कंपाउंडेबल होने के लिए बोला गया है। देखिए, वो जो 498A का अपराध है वो नॉन कंपाउंडेबल होता है, यानी ये समझौता किए जाने योग्य अपराध नहीं है। इसमें जब भी आपको समझौता कराना होता है, तो ऐसे में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तभी इसमें समझौता हो पाता है। तो इसी को लेके बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इस अपराध को संशोधित कर दिया जाए और इसे कंपाउंडेबल बना दिया जाए, क्योंकि इसमें होता यही है कि 498A के जितने भी मामले होते हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में अंत में जाके समझौता ही हो जाता है। तो ऐसे में जब पति पत्नी समझौता करना चाहते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि ये जो अपराध है वो नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता नहीं हो सकता है। तो इस वजह से दोनों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर इस अपराध को समझौता किए जाने योग्य बना दिया जाए, तो ऐसे में ये जो समझौता होगा वो लोअर कोर्ट से ही हो जाएगा, लोअर कोर्ट से ही परमिशन लेके हो जाएगा। तो ऐसे में पति पत्नी का पैसा बचेगा, पति का ज़्यादा समय बचेगा, पति की परेशानी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसी वजह से इसे कंपाउंडेबल बनाने की बात की जा रही है। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, समझ जाएंगे सारी चीज़ों को। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं, जिसे मोहम्मद आसनसी ने पूछा है, अगर बीवी अपने ससुराल में रहकर बार बार कई माता बार फांसी लगा चुकी है और लोगों ने उसको बचा लिया, तो पति इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी बार बार ऐसा कर रही है, बार बार आत्महत्या का प्रयास कर रही है, आपको प्रताड़ित कर रही है, तो ऐसे में जब भी वो ऐसा कर रही हो, तो ऐसे में तुरंत आपको पुलिस बुलाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है, और इन सब आधारों पे पत्नी के ऊपर केस भी आप दर्ज करा सकती हैं। आप 100 नंबर पुलिस बुला सकती हैं और मामला दर्ज अपनी पत्नी के ऊपर करा सकती हैं। और तो और इसे एक क्रूएल्टी आपके ऊपर मानी जाएगी, और इसके आधार पे आप डिवोर्स लेने के लिए भी केस कर सकती हैं और अपनी पत्नी से भी डिवोर्स ले सकती हैं। अब हम अगले कमेंट पे चलते हैं। फैसल खान ने इसे पूछा है, सर आई एम मुस्लिम, मेरा थाना कोर्ट में केस डाली है झूठा 498A और DV, क्या मैं केस के चलते दूसरी शादी कर सकता हूँ या नहीं, या डिवोर्स फाइल करूँ? 1.5 साल से अलग है सर हम लोग दोनों। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि मेरी पत्नी ने 498A और DV का केस डाल दिया है, तो क्या मैं दूसरा शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरी जो पत्नी है वो 1.5 साल से अलग रह रही है। तो देखिए, एक जो मुस्लिम होता है वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन बशर्ते अपनी चारों पत्नी को वो समान अधिकार दे और चारों को ठीक से रखे। तो ऐसे में शादी करने के लिए तो आपको रोक नहीं है, आप शादी कर सकती हैं, और आपके ऊपर IPC की धारा 494 भी आपकी पत्नी नहीं लगा पाएगी। लेकिन आपकी पत्नी के साथ ये क्रूएल्टी होगी, क्योंकि आपकी जो पहली पत्नी है जिन्होंने केस किया है, उन्हें आप ठीक से नहीं रख रहे हैं, उन्हें आप शायद
याद रख नहीं रहे हैं, वो 1.5 साल से अलग रह रही हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें क्रूएल्टी के तौर पे कंसीडर की जाएंगी और इसके लिए वो आपके ऊपर 498A का केस तो लगा ही चुकी हैं। तो ऐसे में अब वो कुछ नहीं आगे कर सकती हैं। आप शादी कर सकते हैं, कोई घबराने वाली आपके लिए बात नहीं है। सिर्फ अगर शादी की बात है तो आप शादी कर सकती हैं, आपको डिवोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले हम कमेंट को देखते हैं। ये मेमे SH बाबू ने कहा है हमसे, प्लीज़ शेयर डॉक्यूमेंट। तो देखिए इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, समझ जाएंगे कि इसमें आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। मैं किसी जजमेंट के ऊपर ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। सुप्रीम कोर्ट अब कर सकते हैं, जो पति हैं अब दूसरा विवाह पेंडिंग केस के दौरान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने इस तरह से बनाया है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो इसमें मैंने कोई जजमेंट नहीं बताया है कि जजमेंट आपके साथ शेयर करूं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, चैनल पे है, आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी वीडियो है। अब हम अपने अगले कमेंट पे चलते हैं। अगर पति यही सब करे, झूठा आरोप लगा दे, धारा 9 लगा दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर पति ने सेक्शन 9 का केस किया है तो ऐसे में पत्नी को जाके की कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए कि वो किस कारण से पति से अलग रह रही है। पत्नी को ये बात सिद्ध करनी होती है। तो ऐसे में अगर पति ने आपके केस कर दिया है तो ऐसे में आपको कोर्ट में जाना है और अपना पक्ष रखना है कि आपका जो पति है वो आपको ठीक से नहीं रखते हैं, मारते पीटते हैं, इस वजह से आप अलग रह रही हैं। तो आप अपना पक्ष रखिए, अपने सबूतों को कोर्ट में दीजिए और कोर्ट में साबित करिए कि मैं इस वजह से अपने पति से अलग रह रही हूं। अगर आप साबित कर देती हैं तो ऐसे में सेक्शन 9 का केस पति का जो होगा उसे खारिज कोर्ट कर देगा। अगर आप साबित नहीं कर पाती हैं तो ऐसे में पति को डिक्री मिल जाएगी, फिर इसका वो फ़ायदा भी ले लेंगे। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। अगर पति ने ऐसा केस किया हो तो क्या करना चाहिए? समझा बुझा कर चले जाना चाहिए या पति से भी लिखवाना चाहिए? देखिए, जब भी केस हो जाता है और आपको अपने साथी के घर जाना है, जैसे मान लीजिए पत्नी ने पति के ऊपर केस कर दिया है या पति ने पत्नी के ऊपर केस कर दिया है, तो ऐसे में जब भी समझौता हो रहा हो तो दोनों पक्ष को अपनी अपनी बातें लिखवा लेनी चाहिए, एक शर्त बनवा लेना चाहिए, दोनों पक्ष से उस पर सिग्नेचर करवा लेना चाहिए। उसके बाद आराम से आप कोर्ट में समझौता पत्र डालिए और उसके बाद जा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझौता अगर ऐसे हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चले जाइए, सारी बातों को लिखवा सकते हैं, नहीं लिखवा सकते हैं। अगर ये ऐसा कुछ आप लिखवा के ले लेते हैं कि मैं मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पति ने लिख के दे दिया कि मैं अपने पत्नी को मारूंगा नहीं और उसके बाद अगर वो मारता है तो पत्नी इसके आधार पे कुछ नहीं कर पाएगी। लिख के दे देने से कुछ नहीं होता है। किसी को भी अगर व्यक्ति कोई लिख के दे देता है कोई चीज़, तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो अपराध अब उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि लिख के देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, सिर्फ आपके एक मन की संतुष्टि के लिए आप लिखवा के ले सकती हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। सिर्फ इससे आपके मन की संतुष्टि मिलेगी आपको। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो विजय पाल जी ने पूछा है। फॉल्स एलिगेशन ऑफ 498A, 377, 323, 325, आई एम शॉक्ड, नॉट इवन आस्क एनीथिंग, 125 में 40,000, सी वाज आस्किंग वाई आई डू। देखिए, इनके पूछने का मतलब है कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में जो इन्होंने लिख के दिया है उसमें केस करा दिया है। ये बहुत शॉक्ड है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है और 125 CRPC का मेंटेनेंस का केस करके इनकी पत्नी 40,000 रुपये का डिमांड कर रही हैं। तो ऐसे में ये क्या करे और कैसे करे? तो देखिए, आपका जो सवाल है ये सबके साथ होता है। बहुत सारी लोगों के पत्नी जो होती है ऐसे ही बिना मतलब का, बेवजह का ही केस दर्ज करा देती है। पति ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है, लेकिन पत्नी केस दर्ज करा देती है। तो ठीक वही काम आपके साथ भी हुआ है। तो कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ कर दिया है तो ऐसे में आपकी पत्नी ने जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, पहली बात तो इसमें जितनी भी धाराएं लगी हैं, पत्नी ने जो भी ये क्रिमिनल केस दर्ज कराया है, यहाँ
यहाँ पे आप जो भी धाराएँ देख रहे हैं, इसमें पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। क्रिमिनल केस में जो अभियोजन पक्ष होता है उसी को सारी चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती हैं, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। पत्नी ने अगर झूठा आरोप लगाया है तो ऐसे में उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो वो सिद्ध ही नहीं कर पाएगी। हाँ, थोड़ी परेशानी आपको होगी, थोड़े दिन केस झेलने पड़ेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप बरी हो जाएँगे, घबराइए मत और बिल्कुल आश्चर्य में ना पड़िए। और देखिए इनके एक और क्वेश्चन है कि पत्नी 125 सीआरपीसी में 40,000 रुपए माँग कर रही है। तो देखिए अगर आपकी पत्नी बिना कारण ही आपसे अलग रहती हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है अलग रहने का, या फिर आपकी पत्नी अधिक कमा ले रही हैं जिससे कि वो अपना खर्चा चला ले रही हैं, तो इन्हीं सब बातों को आप मेंटेनेंस केस में सिद्ध करिए कि आपकी जो पत्नी है बेवजह ही आपसे अलग रह रही हैं, उनके पास कोई उचित कारण नहीं है अलग रहने का। तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं। और जो 40,000 रुपयों की वो माँग कर रही हैं, आप एक भी पैसा देने से भी बच सकती हैं। आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, एक भी रुपया भरण-पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो यही चीज़ आप मेंटेनेंस केस में सिद्ध करिए कि आपकी जो पत्नी है बेवजह ही आपसे अलग रह रही हैं। तो आज का जो भी हमारा कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था, जो भी कमेंट था मैंने ले लिए हैं, सबका जवाब आपको दे दिया है।